हमारे हाथ में आज कर्नाटक हाई कोर्ट का एक अदालती आदेश है। पहली नज़र में देखें तो शायद लगे कि ये कर्ज वसूली का एक आम सा मामला है। एक कंपनी, एक बैंक, एक लोन। लेकिन जैसे ही आप इसकी पहली परत हटाते हैं, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह जाता है, ये एक कहानी बन जाता है। एक 85 साल के पिता की हिम्मत की, एक परिवार पर टूटे दुख के पहाड़ की, और एक बड़े राष्ट्रीय बैंक के ऐसे रवैये की जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ पैसों के लेन देन का नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कानून और इंसानियत आमने सामने खड़े हों तो हमारी अदालतें क्या करती हैं। आज हम इस आदेश के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक समझौता हो जाता है तो पार्टियों की, खासकर बड़ी वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू। सही। ये मामला दिखाता है कि कभी-कभी आप जीत कर भी हार सकते हैं अगर आपने सही तरीके से नहीं खेला। हाँ, तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनकी उलझी हुई परिस्थितियों को समझना शुरू करते हैं। तो कहानी का केंद्र है एक कंपनी, एमएमबी एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे अनिमेश गौड़ा। ओके। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए केनरा बैंक से एक बड़ा लोन लिया था। सब कुछ वैसा ही था, मतलब जैसा हजारों बिजनेस में होता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत अलग और कहना होगा दुखद हुआ। जी। अदालत के जो दस्तावेज हैं वो हमें बताते हैं कि बिजनेस का दबाव और बढ़ते कर्ज का बोझ वो अनिमेश गौड़ा के लिए असहनीय हो गया और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ। ये एक भयानक त्रासदी थी। इस एक घटना ने एक बिजनेस लोन के मामले को एक मानवीय संकट में बदल दिया। सही। और इसी संकट के बीच एक 85 साल के व्यक्ति ने कदम रखा, उनके पिता एमबी सोमशेखर गौड़ा। जरा सोचिए, 85 साल की उम्र में एक पिता अपने बेटे की चिता को आग देता है और जब वो घर लौटता है तो दुख मनाने के बजाय उसे अपने बेटे के छोड़े हुए करोड़ों के कर्ज का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का भावनात्मक आधार है। सोमशेखर गौड़ा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि वो इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। इस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, उन्होंने अपने बेटे की विरासत और परिवार की इज्जत बचाने का बीड़ा उठाया। तो इस दुखद घटना के बाद बैंक का शुरुआती रवैया क्या था? क्या उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा? हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। अदालती दस्तावेज साफ तौर पर कहते हैं कि बैंक को मैनेजिंग डायरेक्टर की आत्महत्या की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी थी। ओके। उन्होंने सहानुभूति दिखाई और सोमशेखर गौड़ा के साथ बातचीत शुरू की। और यहीं पर वन टाइम सेटलमेंट या ओटीएस की बात आती है ना? सही। बैंक ने पिता को एक वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया। ये एक तरह का समझौता होता है जहां बैंक कर्ज की पूरी रकम से कुछ कम पर मामला निपटाने को तैयार हो जाता है। कितनी रकम तय हुई थी? रकम तय हुई 19.75 करोड़ रुपए और साथ में कुछ कानूनी खर्च। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, बैंक ने ये ओटीएस का प्रस्ताव सीधे 85 साल के पिता को दिया। हाँ, और ये बहुत जरूरी नुक्ता है। इसका मतलब है कि बैंक ने उन्हें कानूनी तौर पर दूसरी पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया था, ये जानते हुए कि मूल कर्जदार अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। ये एक बेहद जरूरी पॉइंट है जो आगे चलकर कहानी में एक बड़ा मोड़ लेगा। बैंक ने सोमशेखर गौड़ा को पार्टी माना, उनके साथ समझौता किया और भुगतान के लिए 28 दिसंबर 2022 की एक सख्त समय सीमा तय कर दी। लेकिन लगभग 20 करोड़ रुपए जुटाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस सबसे अकेले जूझ रहा हो। तो क्या वो समय पर भुगतान कर पाए? नहीं, वो पूरी रकम समय पर नहीं चुका पाए। मार्च 2023 तक उन्होंने 9.35 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। मतलब आधी रकम से भी ज्यादा। हाँ, जो ये दिखाता है कि उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने बैंक को चिट्ठी लिखकर बाकी रकम चुकाने के लिए 6 महीने की और मोहलत मांगी। और कोई वजह भी बताई होगी? जी, उन्होंने वजह भी बताई कि उनकी एक इंडस्ट्रियल जमीन बिकने वाली है और जैसे ही वो डील फाइनल होगी वो बाकी पैसा चुका देंगे। ये तो एक बहुत वाजिब अनुरोध लगता है। एक 85 साल का व्यक्ति जो पहले ही 9 करोड़ से ज्यादा दे चुका है और मोहलत मांगने की एक ठोस वजह भी बता रहा है। हाँ, किसी को भी लगेगा कि बैंक को थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। और यहीं पर हमें बड़ी संस्थाओं और एक अकेले इंसान के बीच शक्ति का वो असंतुलन साफ दिखने लगता है। मोहलत देने के बजाय बैंक ने अपना रुख 180 डिग्री बदल लिया। मतलब सहयोग का रास्ता छोड़कर सीधे टकराव का रास्ता चुना। उन्होंने सारफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, जरा समझाएंगी? सारफेसी एक्ट देखिए बैंकों को दिया गया एक बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियार है।
इसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ओके। आसान भाषा में ये कानून बैंक को बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के कर्ज ना चुकाने पर गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने का अधिकार देता है। मतलब बातचीत का दरवाजा बंद करके बैंक ने सीधे घर खाली कराने का नोटिस भेज दिया। बिल्कुल। 23 मार्च 2023 को बैंक ने इसी कानून के तहत संपत्ति पर कब्जा करने का नोटिस जारी कर दिया। एक 85 साल के व्यक्ति के वाजिब अनुरोध को मानने के बजाय बैंक ने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। और यहीं से मामला अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। जी, सोमशेखर गौड़ा के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो जब ये मामला सिंगल जज बेंच के सामने आया तो अदालत का नजरिया क्या था? अदालत ने इस मामले को सिर्फ कर्ज और वसूली के कानूनी चश्मे से नहीं देखा। जज ने याचिकाकर्ता की 85 साल की उम्र और उनकी नीयत पर गौर किया। ये साफ था कि ये व्यक्ति भाग नहीं रहा है। वो पहले ही 9 करोड़ से ज्यादा चुका चुका था और बाकी चुकाने के लिए बस समय मांग रहा था। तो अदालत ने क्या आदेश दिया? अदालत ने एक तरह से बैंक के हाथ रोक दिए। उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि अभी आप कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा। उन्होंने मानवीय आधार पर राहत देते हुए पिता को बकाया ओटीएस राशि चुकाने के लिए 30 जुलाई 2023 तक का समय दे दिया। लेकिन बैंक को ये राहत देना मंजूर नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक मिनट के लिए, अगर हम बैंक के नजरिए से सोचें तो क्या उनका तर्क ये नहीं था कि ओटीएस की समय सीमा तो टूट ही चुकी थी, तकनीकी रूप से समझौता तो रद्द हो गया था? क्या वे कानूनी तौर पर अपनी जगह सही नहीं थे? कानूनी तौर पर शायद वे यही दलील दे रहे थे, लेकिन यहीं पर अदालत का काम सिर्फ तकनीकी बारीकियों से आगे जाना होता है। अदालत ने देखा कि इरादा क्या था, परिस्थितियां क्या थीं। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, बैंक ने इसी तकनीकी बिंदु को आधार बनाकर सिंगल बेंच के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ एक बड़ी बेंच में अपील दायर कर दी। यानी डिवीजन बेंच में? जी, डिवीजन बेंच में। का मतलब क्या हुआ? वे उसी हाई कोर्ट में एक सीनियर जजों की बेंच के पास गए। बिल्कुल। डिवीजन बेंच में आमतौर पर 2 या 3 सीनियर जज होते हैं और वे सिंगल जज के फैसलों के खिलाफ अपील सुनते हैं। यह एक तरह से कोर्ट के भीतर ही फैसले को दोबारा परखने की प्रक्रिया है। और बैंक को उम्मीद होगी कि सीनियर जज शायद कानून की सख्ती पर ज्यादा ध्यान देंगे। शायद, लेकिन डिवीजन बेंच के सामने जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। वहां मामला सुलझता हुआ दिखा। कैसे? पिता सोमशेखर गौड़ा ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न केवल ओटीएस की पूरी बकाया राशि चुकाने की पेशकश की, बल्कि एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि भुगतान में जो भी देरी हुई है उसकी भरपाई के लिए वे 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने को तैयार हैं। 18%? हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये करीब 98.46 लाख रुपए बनती थी, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त। वाह, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से मामले को हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी कोशिश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने कहा कि इस पूरे प्रक्रिया में कुछ कानूनी और अन्य विविध खर्च भी हुए हैं, तो पिता के वकील ने तुरंत कहा कि हम उसके लिए भी 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने को तैयार हैं। तो मतलब बस आप ये मामला खत्म कीजिए। एग्जैक्टली। तो डिवीजन बेंच ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। हाँ, डिवीजन बेंच ने इस समाधान को स्वीकार कर लिया। पिता ने ब्याज और अतिरिक्त खर्च की पूरी रकम चुका दी। अदालत ने बैंक की अपील का निपटारा कर दिया। तो सबको लगा कि मामला खत्म। सबको लगा कि आखिरकार ये लंबा और दुखद अध्याय खत्म हो गया है। पिता ने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया था और बैंक को उसका सारा पैसा, मूलधन, ब्याज और खर्च सब कुछ मिल गया था। 1 मिनट, मतलब उन्होंने ओटीएस की पूरी रकम दी, देरी के लिए लगभग 1 करोड़ का ब्याज दिया और ऊपर से 5 लाख रुपए और दिए? जी हाँ। तब तो मामला पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद बैंक क्या बहाना बना सकता था? लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आना अभी बाकी था। बिल्कुल। यहीं पर ये केस एक सामान्य वित्तीय विवाद से हटकर बेतुकेपन की हद तक पहुंच जाता है। क्या हुआ? पूरी रकम यानी लगभग 21 करोड़ रुपए बैंक के खाते में आ जाने के बाद बैंक ने मूल संपत्ति के दस्तावेज वापस करने से मना कर दिया। मना कर दिया? किस आधार पर? पैसा तो पूरा मिल चुका था। उनकी दलील ऐसी थी जिसे सुनकर जज भी हैरान रह गए। बैंक ने तर्क दिया कि ये 85 वर्षीय पिता जिन्होंने उन्हें सारा पैसा चुकाया, वे मूल कर्जदार नहीं हैं। ये क्या बात हुई?
मूल कर्जदार तो उनके बेटे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जी, और इसी वजह से तो बैंक ने पिता के साथ ओटीएस किया था। ये तो अपनी बात से मुकरने जैसा है। यही तो इस मामले का सबसे अजीब पहलू है। बैंक की आधिकारिक दलील थी कि वे दस्तावेज सिर्फ मूल कर्जदार को ही लौटा सकते हैं। लेकिन वो तो जब उनसे पूछा गया कि मूल कर्जदार तो अब जीवित नहीं है, तो उनका जवाब था कि वे दस्तावेज उनके दिवंगत बेटे को ही लौटाएंगे। ये तो तर्क की हर सीमा को पार कर रहा है। ये तो सरासर मानसिक प्रताड़ना है। बिल्कुल। वही बैंक जिसने पिता के साथ इसलिए समझौता किया क्योंकि बेटा नहीं रहा, अब उसी दिवंगत बेटे को दस्तावेज लौटाने की बात कर रहा है। अदालत ने भी ठीक यही महसूस किया। जब ये मामला वापस सिंगल जज के पास आया तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही सख्त थी। मुझे अंदाजा है। आदेश में जज ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने लिखा कि बैंक का ये रवैया अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट। और भी कुछ कहा गया। हाँ, जज ने बैंक के इस तर्क को बेतुका यानी प्रोपोस्ट्रस और अकल्पनीय यानी अनथिंकेबल बताया। उन्होंने जो तुलना की वो किसी भी राष्ट्रीय बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बैंक का रवैया एक झगड़ालू निजी साहूकार जैसा है, अ कैंटेंकरस प्राइवेट लेंडर। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, और जज ने बैंक को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी याद दिलाई है ना। बिल्कुल। आपने कहा था कि बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक स्टेट है। आम श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है? एक प्राइवेट साहूकार और एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कानूनी तौर पर क्या फर्क है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टेट होने का मतलब है कि बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुनाफे या शेयरधारकों के प्रति नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के प्रति है। सही। उन्हें निष्पक्ष, तर्कसंगत और गैर मनमाने ढंग से काम करना होता है। वे एक आम नागरिक की तरह ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मर्जी है। उनके हर एक्शन पर संवैधानिक नैतिकता और जवाबदेही की एक परत होती है। और इस मामले में बैंक उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से भूल गया। पूरी तरह से। सवाल ये उठता है कि बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्या ये किसी एक अधिकारी की गलती थी, या ये सिस्टम की ऐसी खामी है जहां नियम इतने सख्त हो जाते हैं कि कॉमन सेंस के लिए कोई जगह ही नहीं बचती? ये एक संभावना है। हो सकता है कि बैंक के इंटरनल नियमों की किताब में कहीं लिखा हो कि दस्तावेज सिर्फ मूल कर्जदार के नाम पर ही रिलीज होंगे, और किसी अधिकारी ने उस नियम को बिना सोचे समझे, बिना मानवीय विवेक का इस्तेमाल किए लागू कर दिया। और ये बड़ी संस्थाओं की एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है, जहां प्रक्रिया इंसानियत पर हावी हो जाती है। लेकिन वजह जो भी हो, अदालत के लिए ये अस्वीकार्य था। तो इस सब का अंत कैसे हुआ? अदालत ने इस अजीबोगरीब बाधा को कैसे दूर किया और बैंक को क्या निर्देश दिए? अदालत ने सिर्फ दस्तावेज लौटाने का एक सामान्य आदेश नहीं दिया। उन्होंने इस मामले में बैंक के रवैये की गंभीरता को देखते हुए बहुत सख्त कदम उठाए। जैसे कि? पहला, उन्होंने 1 हफ्ते की सख्त समय सीमा तय की कि आदेश की कॉपी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मूल दस्तावेज याचिकाकर्ता को लौटा दिए जाएं। सिर्फ दस्तावेज लौटाने का आदेश देना तो काफी नहीं लगता? क्या अदालत के पास ऐसी शक्ति है कि वो बैंक को इस तरह की परेशानी पैदा करने के लिए सजा दे सके ताकि वे भविष्य में ऐसा ना करें? आपके सवाल का जवाब ही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदालत ने ठीक यही किया। उन्होंने बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 2 लाख रुपए का जुर्माना? और ये जुर्माना किसे दिया जाना था? सरकार को नहीं। ये 2 लाख रुपए की राशि याचिकाकर्ता यानी उन 85 वर्षीय पिता को दी जानी थी, उस मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर जो उन्हें झेलने पड़ी। अच्छा। अदालत ने निर्देश दिया कि जब बैंक दस्तावेज लौटाएगा, उसी समय ये 2 लाख रुपए का भुगतान भी उन्हें करेगा। तो ये सिर्फ एक जुर्माना नहीं था, बल्कि एक कड़ा संदेश भी था। ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। संदेश था निष्पक्षता का, मानवता का और बैंकों जैसी शक्तिशाली संस्थाओं की जिम्मेदारी का। चलिए एक पल रुककर इस बारे में सोचते हैं। ये बहुत दुर्लभ है कि अदालत एक राष्ट्रीयकृत बैंक पर इस तरह का दंडात्मक जुर्माना लगाए। ये दिखाता है कि जज इस रवैये से कितने नाराज थे। सही बात है। अदालत ने ये साफ कर दिया कि आपका काम सिर्फ अपना पैसा वापस पा लेना नहीं है, आपको तर्क, विवेक और करुणा के साथ काम करना होगा, खासकर ऐसी दुखद परिस्थितियों में। मतलब कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता। परेशान करने से भी कहीं ज्यादा,
ये कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा है। आप एक व्यक्ति के साथ समझौता करते हैं, उनसे पूरा पैसा ब्याज समेत लेते हैं और फिर एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे पूरा करना असंभव है क्योंकि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये जुर्माना उसी दुरुपयोग को रोकने और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए था। ये मामला आखिरकार सुलझ गया क्योंकि एक 85 वर्षीय व्यक्ति के पास हाई कोर्ट तक एक बैंक से लड़ने के लिए संसाधन, हिम्मत और सही कानूनी सलाह थी। उन्होंने हार नहीं मानी। और आपका ये वाकया एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। सोचिए, देश में ऐसी कितनी ही स्थितियां होती होंगी जहां लोगों के पास हाई कोर्ट तक जाने के संसाधन नहीं होते। बिल्कुल। जहां वे समझौता हो जाने के बाद भी बड़ी संस्थाओं की ऐसी अनुचित मांगों के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। ये मामला तो रोशनी में आ गया, लेकिन अनगिनत ऐसे मामले अंधेरे में ही रह जाते होंगे। ये वित्तीय विवादों में शक्ति के इस भयानक असंतुलन के बारे में क्या कहता है?